नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। OICL AO का नोटिफिकेशन आया है, पेपर की शॉर्ट कटिंग आई है और हम लोग देख रहे हैं कि जनवरी से लगातार हमें इंश्योरेंस की बड़ी वैकेंसीज मिल रही हैं, चाहे वो UIIC AO हो, असिस्टेंट हो, NIACL हो, है ना। और अभी हमने एक और एग्जाम देखा था और फिर फाइनली हमें OICL का भी AO का नोटिफिकेशन देखने को मिल गया है। मैं आपको इसको आज डिटेल कर देता हूं कि ओवरऑल इसका प्रोसेस क्या होता है। लास्ट नोटिफिकेशन जो आया था उसके बिहाफ में मैं आपको इसको कंप्लीट जो है वो डिटेल बता देता हूं कि अलग अलग वैकेंसीज में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को मैक्सिमम शेयर भी आप लोग जरूर करिएगा। चलिए, सबसे पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल आपको बता देते हैं कि देखिए, अगर मैं इस फी की बात करूं या इस फॉर्म की बात करूं, तो अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपए देना पड़ेगा। और अगर आप जनरल हैं, EWS हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 1000 रुपीज यहाँ पे देना पड़ेगा। 3 राउंड के आपका प्रोसेस होगा, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और फिर यहाँ पे इंटरव्यू आपका होगा। 3 प्रोसेस यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। अलग अलग, वैसे तो लास्ट टाइम जो है वो जर्नलिस्ट भी आया था तो उसका भी मैं आपको डिटेल बता दूंगा, बट इस बार जो अभी हम देख रहे हैं नोटिफिकेशन में, जिसमें अकाउंट्स है, एक्चुरियल्स है, इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में क्लियर स्पेसिफाई नहीं किया है कि ऑटोमोबाइल है कि ITL, क्योंकि लास्ट टाइम ऑटोमोबाइल जो है वो यहाँ पे आया था। लीगल है और मेडिकल ऑफिसर है, ये अलग अलग रिक्वायरमेंट्स OICL ने यहाँ पे मांगी है, ठीक है, ओके। अब इस पे अगर हम जाएंगे, देखो लिमिट्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ कुछ जगह पे जो है, जो अलग अलग पोस्टें हैं, उसमें 21 से 30 आपका ईयर जो है वो दिया हुआ है। बाकी अलग अलग पोस्ट में ये वेरी भी करता है और साथ में आपको यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करूं, डिग्री पे आऊंगा, बार बार मैं यहाँ पे आपको इंडिकेट कर दूंगा कि हर जो पोस्ट है सब में अलग अलग रिक्वायरमेंट क्या क्या यहाँ मांगी गई है। सैलरी की बात कर लेते हैं। देखिए, जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग दिया हुआ था वो यहां पे 51,000 रुपए पर मंथ दिया हुआ है मेट्रोपॉलिटन सिटी में, जो कि अलग अलग पोस्ट में आपका वेरी करता है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जैसे आपको अकाउंट्स, जैसे आप अकाउंटिंग में जो है वो यहाँ कैरियर देख रहे हैं, तो आपको MCOM 55% एटलीस्ट होना चाहिए SC ST के लिए, और 60% एटलीस्ट होना चाहिए अगर आप अदर कैटेगरीज में हैं, ठीक है। या फिर आप जो है वो ICAI किए हो, राइट, ठीक है, या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट से आपका कुछ एक्सपीरियंस हो, वो यहाँ पे मैटर करेगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एक्चुरीज। इसमें आपका ग्रेजुएशन चाहिए 55% अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं, और 60% चाहिए अगर आप अदर डिसिप्लिन यानी जनरल, OBC या EWS से हैं, तो आपको यहाँ रिक्वायरमेंट होगी। या फिर आपने 4 एग्जाम पास किए हो, किसमें, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया, तो ये वाली रिक्वायरमेंट भी यहां पे आपकी फुलफिल की जा सकती है, ठीक है। इंजीनियरिंग में या तो ऑटोमोबाइल या तो IT, लेट सपोज मान लीजिए अगर आप इनमें से कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर आता है कि भाई मुझे IT की रिक्वायरमेंट है, तो या तो आपके पास ग्रेजुएशन या फिर PG की जो है वो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। 55% मिनिमम जो है वो मांगा जाएगा SC ST के लिए, और 60% जो है वो जनरल, EWS और OBC के लिए यहाँ पे मांगा जा रहा है, ठीक है। लीगल के लिए आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 55% SC ST और 60% आपका जनरल, EWS और OBC के लिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री यहां पे होनी चाहिए, ठीक है। जर्नलिस्ट, जो कि लास्ट टाइम मांगा गया था, इसमें सिंपल आपसे बोला गया था कि भाई कोई भी आपका जो है वो पर्टिकुलर BA BCom BSc IT में नहीं मांग रहा हूं, आप बस मुझे डिग्री बता दो। डिग्री अगर मिनिमम 55% की है SC ST के लिए चल जाएगा, 60% अगर जनरल, EWS या OBC के लिए है तो वो भी यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आइए, मेडिकल ऑफिसर, जाहिर सी बात है MBBS की रिक्वायरमेंट होगी, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। पैटर्न पे आ जाते हैं कि एग्जाम का पैटर्न किस तरह से आपका पूछता है। तो जो आपका यहाँ पे, अगर मैं सिंपल कहूं कि आपका OICL का AO का पैटर्न क्या रहने वाला है, तो ये आपका वैसे ही होगा जैसे नॉर्मली प्रीलिम्स का हम लोग पैटर्न देखते हैं। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, 35 आपके मैथ और रीजनिंग के, टोटल 100 जो है वो मार्क्स होंगे। हर एक सेक्शन में आपको 20 मिनट का यहाँ पे समय जो है वो दिया जाएगा। मतलब प्रीलिम्स का जो पैटर्न है वो लगभग सेम होता है जो भी आपके बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम होते हैं। मेंस में अगर हम जाएंगे तो देखिए, मेंस का पैटर्न यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थोड़ा गौर करते हैं।
रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जीए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथ्स आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और आखिरी में प्रोफेशनल नॉलेज भी आपको देना पड़ेगा। अगर आप लीगल से हैं तो आपको लीगल का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स होगा, सेम एक्चुअरीज से हैं उसका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मेडिकल ऑफिसर हैं जो भी है, मतलब जो भी आपका एक प्रोफेशन है उसका भी आपको यहाँ पे एक पेपर जो है वो अलग से दिया जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए सिलेबस की बात कर देते हैं। तो आप अपना सब्जेक्ट तो जानते ही हैं, अगर आप लीगल से हैं तो आपको पता ही है कि लॉ का जो है वो सब्जेक्ट क्या है, लेकिन अदर जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में आपके बेसिकली 4 सेक्शन होते हैं: अप्रोक्सीमेशन, डीआई, अर्थमेटिक, मिसलेनियस। ये आपका स्पीड मैथ्स जो है वो काम आता है ना केवल प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी, क्योंकि ये आपकी स्पीड को जो है वो बढ़ाता है। कैलकुलेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज जो है वो क्वाड्रेटिक। डीआई में 4-5 पार्ट आते हैं: टेबुलर, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कैसलेट। और अर्थमेटिक के वो टॉपिक जो आपने 10th में पढ़े हैं लगभग सेम है, बस लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपकी अलग अलग हो सकती है। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, मिक्सचर एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, पार्टनरशिप, एजेस, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारे टॉपिक आपके जो है वो प्रीलिम्स में होंगे। मेंस का भी टॉपिक लगभग सेम होता है, बस लेवल ऑफ डिफिकल्टी हायर हो जाती है। जैसे आपकी ग्राफ बेस्ड डीआई आ गई, मिक्स डीआई आ गई, मिसिंग डीआई आ गई, लॉजिकल डीआई पूछ लेता है, अर्थमेटिक बेस्ड आपकी डीआई पूछ लेता है। अगर मैं यहां पे अर्थमेटिक की बात करूं, डेटा फिलर्स आ जाते हैं, डेटा सफिशिएंसी जो कि 3 स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन होते हैं वो यहां पे आपके पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेक्शन अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग बेसिकली 2 सेक्शन में हम डिवाइड करते हैं, एक पजल सिटिंग होता है और एक मिसलेनियस होता है। हमने इसको अलग से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि अगर आप लास्ट के 2-3 साल का पैटर्न देखेंगे, चाहे आप बैंकिंग के किसी भी एग्जाम का या इंश्योरेंस के किसी भी एग्जाम का, इस इस सेक्शन का जो पैटर्न है वो मिनिमम 50% तो हमेशा रहा है, और आजकल तो हम 70 to 80% तक का पैटर्न यहां पे देख पाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस सेक्शन को आपको अच्छे से पढ़ना है। लीनियर सिटिंग हो गया, डुअल रो सिटिंग हो गया, सर्कुलर सिटिंग हो गया, स्क्वायर सिटिंग हो गया, फ्लोर सिटिंग, शेड्यूल में डे वाली पजल, वीक वाली पजल, ईयर वाली पजल, ठीक है। देन यहाँ पे डेट पजल, टाइम पजल, फ्लोर पजल, टेबुलर पजल, बॉक्स पजल, इन सभी पैटर्न को हमें ध्यान से सीखना है। मिसलेनियस में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर, रैंकिंग, सिलॉक, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज, ये कंप्लीट पैटर्न आपके प्रीलिम्स में जो है वो मिलते हैं। मेंस का भी लेवल लगभग सेम होता है, बस कुछ कुछ टॉपिक ऐड हो जाते हैं। जैसे मशीन इनपुट मेंस में ही आता है, डेटा सफिशिएंसी मेंस में आता है, न्यू पैटर्न कोडिंग मेंस में आता है। कोडेड के जितने टाइप होते हैं, चाहे कोडेड ब्लड, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड सिलॉक, कोडेड इनइक्वालिटी, ये सब आपको मेंस में मिलता है। लॉजिकल या क्रिटिकल रीजनिंग, चाहे उसमें अजम्पशन हो गया, आर्गुमेंट हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, कंक्लूजन हो गया, इन्फ्रेंस हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, ये सब का सब आपको कहां मिलता है, मेंस में मिलता है। तो आपको इसकी तैयारी भी प्रॉपर यहां पे करके रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, देखिए इंग्लिश में क्या होता है, जो आपने 10th लेवल पढ़ा हुआ है, 10th लेवल की इंग्लिश ही आपसे पूछी जाती है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी अलग अलग होती है। आप देख सकते हैं क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ब्स, टेंसेस, आर्टिकल्स, मॉडल, जो भी ग्रामेटिकल पार्ट है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, राइट, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, प्रपोजिशन, कंजंक्शन। फिर वोकैब में आ जाए हम, सिनोनिम, एंटोनिम, रूट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडीएम, कंफ्यूजिंग वर्ड, फॉरेन वर्ड्स। और अगर मैं यहां देखूं, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, देन फिर आपका मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, वर्ड स्वैप, फ्रेज रिप्लेसमेंट, नो इंप्रूवमेंट, मैच द फॉलोइंग, सेंटेंस कंप्लीशन, ये कंप्लीट टाइप आपको इंग्लिश के मिलेंगे प्री और मेंस में, ठीक है। तो आपको इनको भी बहुत अच्छे से पढ़ के रखना है। जीए की अगर मैं बात करूं तो हमेशा हर एक टीचर का एक सवाल होता है कि भाई जीए आप कहां से कहां तक पढ़े। तो जीए के लिए सिंपल आपको करना है, कम से कम 6 से 8 महीने की आपको जीए अच्छे से आनी चाहिए, जिसमें नेशनल और स्टेट्स के अफेयर्स, इकोनॉमिकल, बैंकिंग, बिजनेस न्यूज़ेस, कहां कौन से अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, क्या रिजाइन हुए हैं, समिट, कॉन्फ्रेंसेस, इंपॉर्टेंट इवेंट्स और डेज, एमओयूज, मर्जर, कौन कौन से एक्विजिशन हुए हैं। अगर मैं बैंकिंग अवेयरनेस की बात करूं तो आपको इंडिया की और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। मनी मार्केट कैसे काम करता है भारत का बैंकिंग सिस्टम क्या है और बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है, वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। स्टैटिक जीके भी हमसे पूछता है, जिसमें आपका इंडियन स्टेट्स एंड कल्चर आ जाता है, फिर आपका कंट्रीज, कैपिटल और करेंसी आ जाती है, नेशनल पार्क्स आ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाती है, सांसद और उनके संसदीय क्षेत्र,
जैसे हमें पता है कि भाई मोदी जी जो है वो बनारस से हैं, तो आपको ये चीज थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल नॉलेज की, तो वो तो आपका जो भी डिसिप्लिन है उसके अकॉर्डिंग, लॉ है तो लॉ के सवाल आएंगे, एक्चुअरीज है तो एक्चुअरीज के सवाल आएंगे, लीगल है तो लीगल के सवाल आएंगे। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। लोगों का सवाल होता है कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में हम कैसे क्लियर करें अगर मुझे OICL को इस साल क्रैक करना है। तो कुछ तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आपको सबसे पहले सिलेबस को समझ लेना है, सिलेबस क्या क्या पूछा गया है, एग्जाम पैटर्न क्या पूछा गया है। तो आप एग्जैक्ट क्लियर हो जाते हैं कि देखो ये सिलेबस है, ये एग्जाम पैटर्न है, मुझे अकॉर्डिंगली ऐसे तैयारी करनी है। जब आपका पहला स्टेप क्लियर हो जाता है तो अगला स्टेप आपका यह है कि आपको प्रीवियस ईयर एनालिसिस करना है कि पहले सवाल किस तरह से पूछे गए हैं, हर एक सेक्शन में कितना कट ऑफ गया है। मैंने अगर इस डिसिप्लिन से मैं फॉर्म भर रहा हूं तो पहले अगर लीगल डिसिप्लिन का पेपर हुआ होगा तो कितना कट ऑफ गया था और पेपर में क्वेश्चन कौन कौन से टाइप के आए थे, ये भी आपको क्लियर करना आवश्यक होता है। जैसे ही आप ये क्लियर कर लेंगे तो आपको फिर करना है टाइम टेबल, एक डिसिप्लिन टाइम टेबल आपको मैनर क्या कहते हैं मैनर में फॉलो करना है। स्टडी प्लान अगर आप फॉलो कर लेंगे, आप रूटीन समझ जाएंगे कि देखो इसको इतना देना है, इसको इतना टाइम देना है, इसको इतना टाइम देना है, तो आपकी स्टडी बैलेंस वे में हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो ऑनलाइन क्लासरूम की रिक्वायरमेंट अगर आपको लगती है, फॉर एग्जांपल आप अगर कहें कि आपको मैथ रीजनिंग जीए नहीं आता है, आपको डिसिप्लिन वे में पढ़ना है, आप चाहते हैं कि आपको कंटेंट प्रॉपर टाइम टू टाइम मिल जाए, मॉक टेस्ट मिल जाए, प्रॉपर जो है वो रेलेवेंट नोट्स आपको मिल जाए, आप अगर सब कुछ चाहते हैं कि मुझे डिसिप्लिन वे में ऑलरेडी कोई करके दे दे, केवल मुझे मैं सिर्फ पढ़ लूं, मुझे बस सारा कंटेंट मिल जाए, तो उसके लिए आप क्लासरूम प्रोग्राम को अवेल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं लगता आप खुद से कर सकते हैं, तो आप उसके लिए भी जो है वो फ्रीडम आपके पास है कि आप उसको कर सकते हैं। मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। देखिए जब आप ऑनलाइन पेपर देते हैं तो आप ये समझिए कि टेस्ट सीरीज की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपकी स्पीड बनती है, और जब आप स्पीड में काम करते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आने के हायर चांसेस हमेशा होते हैं। तो आपको मॉक टेस्ट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आपको लगातार मॉक टेस्ट भी देते जाना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। जाहिर सी बात है जब आप मॉक देते हैं तो आपको अपने वीक एरियाज पता चलते हैं। जब आपको अपने वीक एरियाज पता चलते हैं तो आपको उसमें काम करना होता है। मॉक टेस्ट का एक फायदा सिर्फ ये होता है कि मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है और मेरा 70 नंबर आया, तो मुझे ये देखना है कि कौन से ऐसे 30 नंबर हैं जो मुझसे गलत हुए हैं और उन 30 नंबर को मैं कैसे सही कर सकता हूं। तो ये एक मॉक टेस्ट का बेस्ट पार्ट होता है कि हम अपने वीक एरियाज पे काम कर लेते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि टाइम बाउंडेड मैनर में आपका ऑनलाइन पेपर होता है, तो स्पीड बहुत आवश्यक है। केवल आपको सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने से काम नहीं चलेगा, आपको स्पीड भी आनी चाहिए। क्योंकि आप सभी ये जानते हैं कि शॉर्ट ट्रिक और जो आपके कुछ रूल्स हैं वो आपको स्पीड बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। स्पीड अगर आपकी नहीं आएगी तो कॉन्सेप्ट केवल सीख के आप जो है वो एग्जाम देने जा रहे हैं, ऐसी गलती मत करिएगा, ये समझदारी नहीं कहलाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आइए। स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर करती है। मैं भी ओवरऑल यही समझा रहा था कि ऑनलाइन पेपर में ये बहुत मैटर करता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। और ये लास्ट जो वर्डिंग है ये मुझे बताने समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर एक स्टूडेंट हैं, अपना करियर जो है वो देख रहे हैं इस इंडस्ट्री में, तो आपको ये चीज तो करनी ही पड़ेगी। जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपके हायर चांसेस हैं इसमें बेस्ट होने के, अच्छा स्कोर करने के, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला यहां पे ये है कि देखो एक चीज आपको तैयारी और तरीका दोनों पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका सिलेबस कंप्लीट होते जा रहा है, ठीक है, और आपने डिसाइड किया है कि भाई मुझे 3 दिन में एक बार मॉक देना है। तो आप बस एक चीज ये डिसाइड कर लो कि आप अगर 3 दिन में एक दिन मॉक दे रहे हो, तो आप लेट सपोज डेली अगर आपने ये सोचा है कि मुझे सुबह 9 बजे मॉक देना है, तो आप उसकी तैयारी करना स्टार्ट करिए। तैयारी क्या होती है, आप जाके उस टेबल पे 8:50 में बैठ जाइए और 10 मिनट कुछ मत करिए, चुपचाप बैठे रहिए। ये आपकी एक डिसिप्लिन पैदा करेगा। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको 1 घंटे पहले बिठा दिया जाता है, 1 घंटे तक आप उस कंप्यूटर के सामने बैठे होते हैं चुपचाप, और उसके बाद आपको एग्जाम देना होता है। तो इट्स बेटर घर में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप फैमिलियर हो जाएंगे इस पैटर्न से, और जब इस पैटर्न से फैमिलियर होंगे सबसे ज्यादा फायदा जो है वो आपको ही होने वाला है। तो ये रूटीन आप जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है। ओके, सब्जेक्ट वाइज अगर मैं यहां पे टिप्स दूं जो कि डिसिप्लिन से हट के होगी, जो भी आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, लीगल या मेडिकल जो भी, अगर मैं मैथ रीजनिंग की बात करूं तो जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका पजल आता है। पजल को आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। आप मुझे सुबह 10 बजे फॉलो कर सकते हैं। 10 बजे मैं कंप्लीट यहां पे पजल और सिटिंग और कंप्लीट पेपर की क्लास लेता हूं, जहां पे मैं आपके लिए रीजनिंग आसान करता हूं। अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अर्पित है, मैं आप लोगों की रीजनिंग को सुपर इजी करता हूं और रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर में दिलवाता हूं। तो आप मुझे रीजनिंग के लिए फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सिंपल जाके सर्च करिएगा अर्पित सर रीजनिंग।
रीजनिंग। क्या सर्च करेंगे? सिंपल आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा अर्पित सर रीजनिंग। इस ग्रुप में मैं आपको पर्याप्त कंटेंट दे देता हूं रीजनिंग का, चाहे आपका प्री लेवल का हो, मेंस लेवल का हो, OICL AO हो, या फिर SBI PO हो, या फिर आपका LIC AA हो, हर लेवल का कंटेंट जो है वो इस ग्रुप में आपको मिल जाता है। इवन आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, आपको मोटिवेशन की चीजें यहां पे मिलती हैं। मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी प्रिपरेशन का। तो आप सिंपल टेलीग्राम पे जाइएगा, अर्पित सर रीजनिंग सर्च करिएगा, आप मुझे प्रॉपर वहां फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कहेगी मैथ्स की, सो कैलकुलेशन स्पीड आपके लिए बढ़ाना बहुत जरूरी है, ट्रिक्स आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, सेक्शनल और प्रैक्टिस मॉक जो है वो देना बहुत जरूरी है। इससे आपका लेवल जो है वो इनहेंस होगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको यहां पे क्या करना है, बहुत सारी चीजें नई पूछी जाती हैं यहां पे। SBI क्लर्क OICL होना चाहिए, बहुत सारी चीजें जो है वो नई आपकी पूछी जाती हैं, अपडेटेड, क्योंकि आप आखिरी पैटर्न देखिए 2017 में आया था, अब पैटर्न जो है वो 2024 में आने वाला है। तो बहुत सारी चीजें नई भी पूछी जा सकती हैं, उनसे भी आपको फैमिलियर होना पड़ेगा। उसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि लगातार मॉक दीजिए, मॉक में आपको नए पैटर्न जो है वो एग्जाम के प्रॉपर मिलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आइए। इस वाले की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो आपको इंग्लिश में क्या करना है। देखो इंग्लिश में बेसिकली 3 आपके सेक्शन होते हैं। कौन कौन सेक्शन होते हैं? एक आपका ग्रामेटिकल पार्ट हो गया, वोकैब पार्ट हो गया, आरसी पार्ट हो गया, ठीक है। ग्रामेटिकल रूल आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। आपको कम से कम डेली 5 नए वर्ड्स को याद करना है। आप कोशिश करें न्यूज़पेपर को आप पढ़ना स्टार्ट करें, इससे आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी और रीडिंग हैबिट भी आपकी अच्छी होगी। द हिंदू पढ़ सकते हैं आप, द गार्जियन पढ़ सकते हैं। और लास्ट में आपको मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट लगातार देने हैं, ताकि आपका लेवल जो है वो इंप्रूव होता रहे, ठीक है। स्पीड टेस्ट और मॉक टेस्ट की वैल्यू क्या है? देखो मैं इसको सिंपल आइडेंटिफाई करूं तो आपका मॉक टेस्ट आपका सेकंड टीचर है। क्या है? आपका सेकंड टीचर आपका मॉक टेस्ट है। अगर आपने रीजनिंग मुझसे पढ़ लिया और रीजनिंग में आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गया है, तो आपको इमीडिएट मॉक देके ये देखना है कि मेरा लेवल कहां पे आता है। इसलिए मॉक टेस्ट अति आवश्यक है, मतलब इसको आप कभी भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। लोगों को इसका तरीका नहीं पता होता कि भाई आप हमें जो है वो प्रॉपर इसकी प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। देखो अगर आप बिगनर हैं तो बिगनर लेवल पे आप कोशिश करें कि वीकली बेस पे एक मॉक दीजिए, हफ्ते में एक दिन जो है वो डिसाइड कर लीजिए और एक दिन मॉक देना आप स्टार्ट करिए। अगर आपका सिलेबस जो है वो धीरे धीरे कंप्लीट होता जा रहा है तो आप अल्टरनेट डेज में जो है वो मॉक देना स्टार्ट करिए। जैसे मान लीजिए आज आपने मॉक दिया, आप डिसाइड कर लीजिए कि 2 दिन बाद मुझे फिर मॉक देना है, तो अल्टरनेट डेज में अगर आप मॉक देंगे तो भी आपकी इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी है। और जैसे ही एग्जाम में 20 दिन 30 दिन बचता है, तो आपको वहां पे कोशिश करना है डेली एक मॉक देने की। जब आप डेली एक मॉक देंगे तो आप लगातार जो है अपनी इंप्रूवमेंट को ट्रैक कर पाएंगे। मॉक टेस्ट देने का सबसे बेस्ट तरीका जो लोगों को मालूम नहीं है, ये बहुत बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आज तक लोगों को ये चीज नहीं पता होती कि हमें कैसे करना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने मॉक देना स्टार्ट किया, आपको अपनी गलती जो है वो दिखेगी जब आप एनालाइज करेंगे। जैसे मॉक दिया आपने, आपको पूरा डेटा मिल जाएगा, तो आप डेटा को यहां पे एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे। एनालाइज करने के बाद अपने वीक एरियाज पे आप काम करेंगे। जैसे ही वीक एरियाज पे काम करेंगे तो वीक एरियाज के प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जैसे ही आपको थोड़ा सा अपना इंप्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, आप वापस से मॉक देना स्टार्ट करिए। ये आपकी कंप्लीट प्रोसेस जो है वो चलती जाएगी। क्या करना है? हमें मॉक टेस्ट देना है, अपनी परफॉर्मेंस को देखना है, परफॉर्मेंस पे प्रॉपर काम करना है वीक एरियाज पे, और जैसे हमें उसमें इंप्रूवमेंट मिलेगी हम वापस से अगेन जो है वो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देंगे। तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। मतलब एनालाइज अपनी परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि आपको वो पेपर प्रॉपर देखना है, उस पेपर में क्या क्या मिस्टेक्स हुई है वो आपको देखना है कि भाई डुएबल क्वेश्चन था लेकिन फिर भी मुझसे गलत हो गया। हो सकता है टाइम बाउंडेड मैनर आपका ना रहा हो कि आपने 35 क्वेश्चन आप कर रहे हैं, लेकिन आप जितना 20 मिनट का टाइम था उसमें 30 ही क्वेश्चन कर पाए। तो आप ये देखिए कि आपने कौन सी जगह पे कितनी मिस्टेक करी है, कितना टाइम दिया और क्यों दिया है। इसको आप जितना ज्यादा देखेंगे आपके लिए फायदा उतना ज्यादा होगा, ठीक है। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट जो वो क्या कहते हैं रोल प्ले करती है जब आप ऑनलाइन पेपर देते हैं। तो जैसे मैं आपको एक सिंपल सिनेरियो बताता हूं, आपने मॉक दिया, ठीक है। मॉक देने के बाद जब आपको अपना आंसर दिखता है, जब आपको अपना डिटेल दिखता है, तो एक एक्यूरेसी का परसेंटाइल होता है। इस पे गौर करिएगा, आपको थोड़ा सा अपनी इंप्रूवमेंट बहुत अच्छे से मिलेगी। मान लीजिए आपका एक्यूरेसी परसेंटाइल 90 के ऊपर है, परसेंटाइल 90 के ऊपर है, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है,
आप बेसिक फॉर्मेट को बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है और कोशिश करें कि इसको 90 to 95 आप कर पाए, बट ओवरऑल आपका स्कोर अच्छा माना जाता है। अगर मान लीजिए आपका परसेंटाइल 90 to 70 के बीच में है, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस यहां पे एवरेज मानी जाएगी। आपको इमीडिएट जो है वो कोर्स अवेल करना चाहिए अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि आपको खुद से तो नहीं आ रहा है, ये चीज श्योर है। तो या तो आप खुद से प्रैक्टिस कर पाए तो कर लीजिए, अदरवाइज जो कंप्लीट गाइडेंस होती है उसको आप जरूर फॉलो करिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आपका परसेंटाइल 70 से कम है तो फिर तो कुछ बोलने की बात ही नहीं है, फिर आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। और आप अगर डिसिप्लिन वे में नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है। तो इट्स बेटर कि आप या तो खुद से एक डिसिप्लिन मेंटेन कर लीजिए, या फिर आप कोर्स पे फोकस करके, क्योंकि उसमें सारी चीजें डिसिप्लिन वे में होती हैं, केवल और केवल आपको पढ़ना होता है। तो ये अपना एक लेवल देख लीजिएगा कि आप इन तीनों में से कौन से नंबर पे आते हैं। और मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्पीड स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। देखो, आप मैथ और रीजनिंग का पेपर दे रहे हैं, 35 क्वेश्चन 20 मिनट में आपको करना है, यानी 35 क्वेश्चन आपको 1200 सेकंड में करना है, यानी एक क्वेश्चन आपको 34 सेकंड में करना है। तो आप सोचिए कि आपको 34 सेकंड पर क्वेश्चन एवरेज मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि जस्ट नोइंग द कॉन्सेप्ट इज नॉट इनफ, यू नीड वर्क ऑन स्पीड एज वेल। बिल्कुल क्लियर शब्दों में आपसे कह रहा हूं कि आपके लिए स्पीड भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना, क्योंकि कॉन्सेप्ट का दोगुना स्पीड है भाई। सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख के जाएंगे 34 सेकंड में नहीं कर पाएंगे, तो आपको स्पीड पे काम करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लिश का बोलूं, इंग्लिश का 30 क्वेश्चन 20 मिनट, यानी एक क्वेश्चन में आपको केवल 40 सेकंड मिलता है। तो आप खुद देख लीजिए कि 40 सेकंड कितना रेलेवेंट आपके लिए होगा आपकी तैयारी के लिए, राइट। इसलिए बेटर है कि आपको स्पीड मेंटेन करनी है ताकि ये 40 सेकंड का क्राइटेरिया आप पार कर लें, सिलेक्टेड क्वेश्चन को चुन के अच्छे से तरीके से, कि हाँ भाई पहले ये करना है, पहले ये करना है, पहले ये करना है, और फिर आपका पेपर भी एक अच्छे लेवल पे बन जाएगा। ठीक है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी मॉक टेस्ट जो है वो अवेल कर सकते हैं। हम मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, सेक्शनल टेस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, टाइम बाउंडेड मैनर में प्रैक्टिस करवाते हैं हम। तो आप हमारी मॉक टेस्ट को अवेल कर सकते हैं, यहां पे आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी के लिए कंप्लीट जो है वो गाइडेंस मिल जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बैंकर्स फाउंडेशन 4.0 बैच। ये बैच क्या है? ये बैच हम 2024 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। 6 बड़े एग्जाम्स, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, और आपका क्या कहते हैं एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ। तीसरा आपका एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और आपका आरआरबी क्लर्क। ये 6 एग्जाम्स, टोटल 6 एग्जाम्स को हम इसमें यहां पे प्रॉपर फोकस कर रहे हैं। यानी जो भी 2024 में अपना सिलेक्शन ईयर बनाना चाहते हैं वो इस बैच में बिल्कुल बेसिक से पढ़ सकते हैं। 375 प्लस आपकी लाइव क्लासेस हैं, 3000 प्लस आपके क्विजेज हैं, डाउट्स के सेशन हैं, मॉक टेस्ट है, हैंड रिटन नोट्स हैं, सब कुछ आपको इसमें मिल रहा है। तो आप इसको अवेल करके बिल्कुल बेसिक से पढ़ सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि फिलहाल आपको हमारे विश्वास दिवस के अवसर पे हमारे कंप्लीट पैकेज में आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल रहा है। यानी कि अगर आप बैंक महापैक या बैंक महाविश्वास पैक आप अगर अवेल करते हैं तो उसमें 2 साल तक का सब्सक्रिप्शन आपको केवल और केवल 2799 के अंदर मिलता है, जिसमें 2 साल तक जितने भी आपके बैचेस आएंगे वो सब कुछ आपको इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। चाहे एसबीआई का हो, आईबीपीएस का हो, आरआरबी का हो, एलआईसी का हो, एनआईएसीएल का हो, एफसीआई का हो, सिडबी का हो, नाबार्ड का हो, वो सब आपको इसके अंदर प्रॉपर मिल जाएंगे। तो इसको आप जरूर अवेल कर सकते हैं। बैंक महापैक क्या होता है? सारी फैसिलिटीज सेम, बस 1 साल तक का सब्सक्रिप्शन यहां पे आपको प्रॉपर मिलता है, जिसकी फी यहां पे 2499 रखी गई है। ठीक है। सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 60% तक का डिस्काउंट हम हर बैच में प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में दिशा फाउंडेशन बैच भी है, जिसमें बैंक, एसएससी, रेलवे, इंश्योरेंस, सारे एग्जाम्स के लिए एक डेडिकेटेड बैच यहां बनाया गया है। तो एक सिंगल बैच में आप इसकी तैयारी प्रॉपर यहां पे कर सकते हैं। सो आई होप आपको बताई गई इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तैयारी स्टार्ट करिए। कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।